नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे यमुना की बाढ़ की और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या मौसमी समस्या है या ये समस्या इस देश की राजनीति की समस्या है, इस देश के नेताओं का निकम्मापन है और उनकी प्रायोरिटी में जनता के ना होने की समस्या है। आज हम समझेंगे कि आज दिल्ली ये सारा संकट क्यों झेल रही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। जैसे ही यमुना में बाढ़ आती है, नेता लोगों का एक सिलसिला हो जाता है शुरू। और वो सिलसिला क्या है? वो सिलसिला है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। और हर नेता इस चक्कर में लग जाता है कि किसी तरह से ये जो ठीकरा है ना, ये किसी के सिर फोड़ दिया जाए। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीकरा जनता के सिर फोड़ा जा रहा है या कुदरत के सिर फोड़ा जा रहा है या किसी और के सिर, लेकिन हमारी गलती नहीं है। इस मोड में राजनीति रहती है। जो लोग दिल्ली में रहने वाले हैं वो समझें कि ये अब जो राजनीति हो रही है इस बाढ़ पे, उसमें आप समझें कि सही कारण क्या है। तो अब सही कारणों की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ज़्यादातर ये कहा जाता है कि साहब दिल्ली में पानी इसलिए आ गया क्योंकि दिल्ली में ताजे वाला होता था पहले, अब उसके एक और आगे एक हथनी कुंड हो गया है। तो हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ दिया, इसलिए यमुना में बहुत तेज़ पानी आ गया, उससे बाढ़ आ गई। ये ठीक बात है, लेकिन ये बात सीधे सीधे दिखने पे भले ही ठीक लगे, लेकिन इसके तकनीकी पहलू हैं। दरअसल हथनी कुंड बैराज है क्या? हथनी कुंड बैराज यमुना के ऊपर लगाया गया एक पानी को रेगुलेट करने का मैकेनिज्म है। होता यह है कि जब पानी पीछे से आता है हिमाचल से यमुना का, तो अगर वो सीधे बहता हुआ चला जाए तो दिल्ली तक पहुंच जाएगा। लेकिन कई और राज्य भी हैं, उत्तराखंड भी है, उसमें उत्तर प्रदेश भी है और उसी तरह से हरियाणा भी है। पानी की ज़रूरत सभी को है। तो इस बैराज का काम है, ये रेगुलेटर है। वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि पानी सिंचाई के लिए सभी जगह किसानों को देना है, तो पानी को रेगुलेट करते हैं। अगर उन्होंने नदी पे बांध लगा दिया तो पानी भर गया, अब उनको कितना देना है? अब उनको लगा कि थोड़ा पानी हमको अभी उत्तर प्रदेश को देना है तो उत्तर प्रदेश का गेट खोल देंगे, हरियाणा को देना है तो हरियाणा का गेट खोल देंगे। इस तरह से वहाँ से पानी रेगुलेट होता है। अब वो जो पानी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो अब पानी तो अपना काम करेगा। अगर आप उसको नहीं खोलोगे तो बैराज के ऊपर से बहने लगेगा और ये भी मुमकिन है कि बैराज को तोड़ दे। तब आप क्या करेंगे उस पानी को रेगुलेट करने के लिए? तो आप उस ऐसी स्थिति में कुछ नहीं करते कि साहब इमरजेंसी हम गेट खोल देते हैं, तो वो पानी दिल्ली में आ जाता है। तो ये एक तकनीकी कारण है। लेकिन अभी जो आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि इस बार सारा पानी दिल्ली की तरफ ही खोल दिया गया, इसलिए बाढ़ आ गई। ये जो सरकारी पार्टी है उसका आरोप है। कुछ मौसम का भी एक दोष माना जा रहा है कि भैया यहाँ पे 80% 90% जो बारिश थी वो 24 घंटे में हो गई, इससे पानी इकट्ठा हो गया। लेकिन क्या सचमुच यही कारण है? बाढ़ पहले भी आई है, उससे पहले भी आई है, उससे पहले भी आई है। जब लगातार बाढ़ आती है दिल्ली में अलग अलग समयों पे, तो क्यों नहीं कोई एक पुख्ता प्लान बनाया जाता? यमुना तो दिल्ली के पूरे हिस्से से निकलती है, यमुना कश्मीरी गेट से भी निकलती है और यमुना अक्षरधाम से भी निकलती है, यमुना निज़ामुद्दीन से भी निकलती है। तो क्या कारण है कि यमुना की जो बाढ़ है उसे अक्षरधाम में पानी नहीं भरता, उससे कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में पानी नहीं भरता, कश्मीरी गेट में पानी भर जाता है और वो पानी भरते भरते लाल किला वाल किला पूरा इलाका जो है और वो ITO तक आ जाता है। ITO मतलब दिल्ली का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, वहाँ इनकम टैक्स ऑफिस होता था इसलिए उसका नाम ITO है। लेकिन एशिया का वो सबसे व्यस्त ट्रैफिक चौराहा एक ज़माने में माना जाता था, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वहीं से होता था। तो ITO तक पानी भर जाता है, पूरा रिंग रोड भर गया, पुरानी दिल्ली का आधी पुरानी दिल्ली आप मान लीजिए भर गई, लाल किला, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जो लुटियंस जोन में है वो भी भर गया। तो जाहिर बात है कि आप पुरानी गलतियों से सीखते हैं। एक बार इंदिरा गांधी शीला दीक्षित के टाइम पे दिल्ली में बाढ़ आई थी, तो उन्होंने क्या किया था कि एक डिसिल्टिंग का प्रोग्राम शुरू किया था। डिसिल्टिंग क्या होता है कि जब नदी होती है तो नदी के अंदर जो नीचे गाद भरी होती है,
सिल्ट कहते हैं उसको निकालने का काम शुरू हुआ था कि उसको हम निकालेंगे ताकि नदी का थोड़ी गहरी हो जाए। हालांकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका कोई मतलब नहीं है, एक बार बाढ़ आएगी तो फिर से सिल्ट भर जाएगी। लेकिन लंबे समय से यमुना नदी बह रही है और यमुना नदी इतनी उथली है कि जब गर्मियों का मौसम होता है और नदी में पानी नहीं होता तो आप आराम से जो है देखेंगे कि वो एक स्विमिंग पूल जितनी गहरी भी नहीं है कई जगहों पर दिल्ली में। तो जब नीचे से नदी भरी होगी तो जो भी पानी आएगा ऊपर ही ऊपर रहेगा और वो हॉरिजॉन्टल उसका प्रसार होगा। तो इसलिए जो पानी के नदी का जो अंदर नदी की गहराई कम होना एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। हालांकि बाढ़ में भी नदी की सफाई हो जाएगी, लेकिन वो अपने साथ जो गाद लाएगी वो नदी को भर देगी। अब ये प्रश्न आया कि कश्मीरी गेट में क्यों बाढ़ आ गई और अक्षरधाम में बाढ़ क्यों नहीं आई। उसकी वजह है कि जहाँ सरकार की प्रायोरिटी होगी वहाँ सरकार कुछ चाहेगी तो ठीक कर लेगी। अक्षरधाम में, गुजरात में अक्षरधाम के स्वामीनारायण समुदाय के बहुत सारे जो फॉलोअर हैं, उनके बहुत सारे चंदा देने वाले एनआरआई फॉलोअर हैं, तो कोई भी सरकार उनको नाराज़ करना नहीं चाहती। और यही हुआ जब अक्षरधाम यमुना की गोद में, देखिए हर नदी के दोनों तरफ एक कैचमेंट एरिया होता है। जैसे ये नदी है, इधर इतना इतना इस तरफ इतना इस तरफ एक कैचमेंट एरिया छोड़ा जाता है कि भाई इसके बीच से नदी बहेगी और नदी कम ज़्यादा होगी तो यहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ तक भी जा सकती है। ये इलाका है कैचमेंट एरिया, ये इस नदी का कछार है जहाँ पर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। दिल्ली में भी कोई निर्माण नहीं है, इन जगहों पर केवल खेती की इजाज़त दे दी जाती है किसानों को जब यमुना में पानी नहीं होता। तो अब आप सोचिए कि अगर यमुना के किनारे आपने तटबंध बना दिया, यानी उस एक ऐसा बांध बना दिया तट पे कि पानी इस तरफ ना आए, तो यमुना में तटबंध बनाए गए अक्षरधाम मंदिर के लिए। और अक्षरधाम मंदिर को लेकर अक्सर चर्चा होती थी कि यमुना के कैचमेंट एरिया में यहाँ पे क्यों खड़ा कर दिया आपने। तो उसकी चर्चा को बंद करने के लिए जब कॉमनवेल्थ गेम हुए तो एक कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बना दिया गया दूसरी तरफ और पास, ताकि आप सवाल ही ना उठा सकें कि यमुना के कैचमेंट में आपने कंस्ट्रक्शन किया है। दोनों काम कांग्रेस ने किए। एक विधायक होती थी मीरा अग्रवाल, अब शायद नहीं है वो, और उन्होंने जब अक्षरधाम मंदिर बन रहा था कैचमेंट एरिया में तो उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी। उन्होंने आवाज़ उठाई कि कैचमेंट एरिया बन रहा है, तो सरकार ने सरकारी खर्चे से मंदिर को बचाने के लिए वहाँ बांध बना दिया। तो आपने क्या किया, अगर सोचें तो आपने एक तो नदी से छेड़छाड़ की, पहली चीज़। दूसरा, आपको अक्षरधाम मंदिर की चिंता थी तो वहाँ आपने तटबंध बना दिया और ये जो सारे लोग डूब जा रहे हैं, पूरा दिल्ली का जो हरियाणा बॉर्डर से लेके और NITO तक जो पानी भर जा रहा है, इसमें जो लोग डूब रहे हैं, जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं, जिनके घरों में पानी भर रहा है, उनके बारे में क्या कोई भी सोचेगा नहीं? क्या सरकार और उसकी कोई व्यवस्था उसके लिए काम नहीं करेगी? और मसला यह है कि जब पिछली बार भी बाढ़ आई थी ऐसा ही हुआ था, उससे पहले भी बाढ़ आई थी ऐसा भी हुआ था, तो हमने उसको रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया? इसके अलावा एक बड़ा मसला है, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक रेत का खनन होता रहता है, तो उसके कारण यमुना का पाट जो है वो चौड़ा हो जाता है। दूसरा एक और कारण है, वो है अतिक्रमण। लेकिन अतिक्रमण जो है वो एक बेहद मानवीय मुद्दा है। लोगों ने झुग्गियाँ बना ली, उसके अंदर रहने लगे हैं, ये एक अतिक्रमण हो सकता है, लेकिन इसके कारण यमुना का प्रवाह प्रभावित होता है, प्रवाह पे असर पड़ता है, ये नहीं माना जा सकता। आप खड़े होकर आज ब्लैक एंड वाइट में बोल सकते हैं कि अतिक्रमण एक मसला है क्योंकि वो गरीब की झुग्गी है। आप उस झुग्गी को बदनाम करने के लिए उसको ऐसे धर्म से भी जोड़ देंगे जिससे लोग नफरत करते हैं, आपके समर्थक नफरत करते हैं। लेकिन क्या अक्षरधाम कानूनन कुछ भी हो, क्या वो नदी में अतिक्रमण नहीं है? क्या कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज नदी में अतिक्रमण नहीं है? तो अगर आप हर तरफ इस तरह के खिलवाड़ नदी के साथ करते जाएंगे तो वो पानी उतना ही है। उस पानी को आप, जब आपको पता है कि पानी बाढ़ आती है तो बाढ़ से पहले डिसिल्टिंग करा दीजिए आप यमुना की, थोड़ा खुदवा दीजिए बीच में से। आप ये हर बरसात के पहले होता है, आपके नालों की सीवेज सिस्टम की सफाई करा दीजिए, नहीं आएगी। तो बहुत सारे काम ऐसे हो सकते हैं, जैसे सिटी के ड्रेनेज का काम है, दूसरे काम हैं जो हो सकते हैं समय रहते
लेकिन होता क्या है कि जब भी जो दिक्कत आती है उस वक़्त सरकारें एक ब्रेन वॉश करना शुरू कर देती हैं। अब नदी में एनडीआरएफ बुला लिया, नाव चलाना शुरू, जैसी बाढ़ का पानी उतरा दूसरे काम में लगो। फिर सर्दियाँ आने लगेंगी, कड़ाके की ठंड पड़ेगी, रेन बसेरा बनवा देंगे, उसका फ़ोटो खिंचवा लेंगे और ये बाढ़ एक तरफ पड़ा रहेगा। बाढ़ का मसला इसको कोई पूछेगा नहीं, इसमें कोई बात नहीं होगी। कितने जानवर बह गए, कोई एनिमल वेलफेयर वाला बात नहीं करेगा। वो सर्दी की बात होने लगेगी, उसका जब गर्मी आने लगेगी तो उस तरह की बातें होने लगेंगी, बिजली कटौती की दूसरी बातें, और ये सब गायब हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक सेंसिटिविटी नहीं है हमारे देश की पॉलिटिक्स में, और इसीलिए वो लोग कभी भी कोई ठोस समाधान नहीं निकालते हैं। दिल्ली में बाढ़ का तमाशा करीब हर साल का, कभी ज़्यादा आती है कभी कम आती है, लेकिन जब आती है तो कुछ रास्ता तो निकाला ही जा सकता, निकाला जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि बाढ़ की समस्या है क्या, और आप ये भी समझ गए होंगे कि बाढ़ से बचा जा सकता है अगर राजनीतिक संकल्प शक्ति हो। नमस्कार, जय हिंद।